नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। भूगोल अभ्यास सीरीज के अंतर्गत हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? सही जवाब होगा विकल्प संख्या बी, शुक्र। शुक्र आंतरिक ग्रहों में पृथ्वी के निकटतम है और यह सौरमंडल में सूर्य से दूसरे निकटतम स्थान पर है। यह शाम का तारा और सुबह का तारा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। शुक्र संभवतः सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ रात दिन के तापमान लगभग समान होते हैं। शुक्र के वायुमंडल में 90% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें कोई किरण बेल्ट नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, गुटेनबर्ग असंबद्धता विलग करती है, यानी कि अलग करती है किसको? तो ये अलग करती है निचले मेंटल और बाह्य कोर को। इससे संबंधित हमने YouTube चैनल पर एक वीडियो बनाया है जिसमें टॉपिक दिया गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसके अंतर्गत एक आपको चित्र मिलेगा, एक फिगर मिलेगा, उसको आप पढ़ लेंगे तो इस तरह के पूछे जाने वाले सभी सवाल आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सूची 1 और सूची 2 को आपको मैच करवाना है। एक तरफ आपको स्थलाकृतियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ उन स्थलाकृतियों के लिए जिम्मेदार कारक दिए गए हैं। तो आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा विकल्प संख्या ए, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 4 में है, जो घाटियां प्रारंभिक अनुवर्ती प्रवाह की दिशा में ही प्रवाहित होती हैं किंतु निम्नतर स्थलाकृति स्तरों पर होती हैं और नूतन आधार स्तरों के संदर्भ में विकसित हुई हैं, वे क्या कहलाती हैं? तो आंसर यहाँ पर आपका ए सही होगा, नवनानुवर्ती। हम आपको बता दें कि जो घाटियां प्रारंभिक अनुवर्ती अप्रवाह की दिशा में ही प्रवाहित होती हैं लेकिन निम्नतर स्थलाकृतिक स्तरों पर होती हैं और नूतन आधार स्तरों के संदर्भ में विकसित हुई हैं, उनको नवनानुवर्ती कहा जाता है। प्रत्यानुवर्ती किसको कहते हैं? तो प्रधान अनुवर्ती सरित की प्रवाह दिशा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली सरिता को प्रति अनुवर्ती कहा जाता है, जबकि परवर्ती के लिए अनुवर्ती सरिताओं के बाद उत्पन्न अपनतियों या कटकों के अक्षों का अनुसरण करने वाली सरिताओं को परिवर्ती सरिता के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देहरादून घाटी में गंगा और यमुना नदियां प्रमुख अनुवर्ती हैं, जबकि यमुना की सहायक आसन नदी तथा गंगा की सहायक शांग नदी परवर्ती नदियों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, सामान्य अपरदन चक्र किससे संबंधित है? तो सामान्य अपरदन चक्र जो है वो नदी अपरदन से संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नतम अपरदन तल की अवधारणा का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या डी, पॉवेल। क्वेश्चन नंबर 7 में है, विद्वानों के निम्नलिखित समूहों में से किसने पेडिमेंट्स के निर्माण में धाराओं द्वारा पार्श्विक अपरदन की भूमिका पर जोर दिया है? सही जवाब यहाँ पर होगा विकल्प संख्या सी, पेगा, ब्लैकवेल्डर, जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन भू आकृति में पुनर्युवन का स्थलाकृतिक प्रमाण या साक्ष्य नहीं है? तो आंसर यहाँ पर आपका होगा विकल्प संख्या बी, संरचनात्मक बेंच। संरचनात्मक बेंच पुनर्युवन का स्थलाकृतिक प्रमाण नहीं है, जबकि कटे फटे विसर्प, युग्मित घाटी वेदिकाएं, बहुचक्रीय घाटी, मिश्र घाटी, द्विचक्रीय घाटी आदि पुनर्युवन स्थलाकृति का प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 9 में सूची 1 और सूची 2 के साथ आपको मैच करना है। तो मैच करवाने के बाद आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, 3, 2, 4, 1। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरह से मेलित नहीं है? तो सही तरह से कौन सुमेल नहीं है? तो आंसर यहाँ पर संता आना होगा, उष्ण शुष्क वायु का आप्लेशियन पर नीचे की ओर बहना। आपको बता दें कि संता आना संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया की सांता आना घाटी में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है।
यह मरुस्थलीय इलाके से है और पहाड़ों के ढलानों के साथ उतरने के कारण गर्म, शुष्क और धूलमयी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान घटता है, क्यों घटता है, यही आपको बताना है। तो सही जवाब इसमें होगा विकल्प संख्या डी, विकल्प संख्या डी यहाँ पर सही होगा। वायुमंडल धरातल के विकिरण के द्वारा गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प संख्या बी, पक्षाभ कपासी। क्वेश्चन नंबर 13 में है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है। तो आंसर इसमें होगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 14 में है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW चिन्ह किसका संकेत करता है। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, उष्णकटिबंधीय समाना जलवायु। अगर यह बात आपको डाउट करता है, ये आपको नहीं समझ में आता है कौन सा अक्षर किसके लिए, कौन से चिन्ह के लिए प्रदर्शित किया गया है, तो इससे संबंधित भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर है, वहाँ पर आप एक बार ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में है, थार्नवेट का संशोधित जलवायु वर्गीकरण निम्नलिखित की अवधारणा पर आधारित है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, संभावी वाष्पन पारश्वसन पर। क्वेश्चन नंबर 16 में है, हरिकेन में बलवती हवाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो आंसर होगा सी, हरिकेन की अक्षीय परिधि में। क्वेश्चन नंबर सिल्वा वन। क्वेश्चन नंबर 17 में है, सिल्वा वन क्या है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका पृथुरपर्णी सदाबहार वन। सिल्वा वन पृथुरपर्णी सदाबहार वन है। ये वन उष्णकटिबंध के ऐसे क्षेत्र में मिलते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा हो। इन वनों का सबसे अधिक विस्तार भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच होता है। इन वनों को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, अमेजन की घाटी में इनको सिल्वा कहते हैं। ये वन दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी की घाटी, अफ्रीका के जायरे बेसिन और गिनी के तट, दक्षिण पूर्वी एशिया में मलेशिया, न्यूगिनी, इंडोचीन, म्यांमार के निचले प्रदेश, थाईलैंड और भारत के पश्चिमी तट और असम में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, निम्नलिखित में से झीलमाला कौन सी विशेषता है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका डी वाला विकल्प, हिम नदी सोपानों पर बनी झील। हिम सोपानों में क्लिफ के पास उत्पादन क्रिया की अधिकता के कारण गहरे गर्त बन जाते हैं, जिसमें हिम के पिघलने से जल एकल हो जाता है और छोटी छोटी झीलों का निर्माण होता है। इन्हीं झीलों को पेटानास्टर झील कहते हैं। ये झीलें भी इन सोपानों के साथ सीढ़ी नुमा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, पारिस्थितिकीय अवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका गर्तस्थ निस, विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 20 में है, निम्नलिखित में से किसे समुद्री पारिस्थितिकी में उत्पादक के रूप में जाना जाता है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, पादप प्लवक। पादप प्लवक को समुद्री पारिस्थितिकी में उत्पादक के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि उत्पादक वर्ग के अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 और जल को क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अंतर तारक धूल की परिकल्पना को किसने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका होगा विकल्प संख्या ए, ओटो शिमिड, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 22 में है, माउना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो माउना लोवा कहाँ का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या सी, हवाई द्वीप का। क्वेश्चन नंबर 23 में है, निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, शीत कटिबंध है। क्वेश्चन नंबर 24 में है,
निम्नलिखित में से कौन एक ओजोन निर्माण से संबंधित है? तो ओजोन निर्माण से कौन संबंधित है? तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या बी, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 25 में है, पृथ्वी का अल्बिडो मुख्यतः प्रभावित होता है किससे? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, पृथ्वी के धरातल की प्रकृति से। आपको बता दें कि जब प्रकाश की किरणें किसी धरातल पर पड़ती हैं तब उनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। परावर्तन की मात्रा धरातल के चिकनेपन पर निर्भर करती है। आपतित विकिरण और अंतरिक्ष की ओर परावर्तित विकिरण की मात्रा के अनुपात को ही पृथ्वी का अल्बिडो कहते हैं। सौर विकिरण का यह परावर्तन लघु तरंगों में ही होता है। पृथ्वी का अल्बिडो स्थिर नहीं होता। यह वायुमंडल में बादलों की परिवर्तनशील मात्रा और धरातल के हिमावरण और वनस्पति आच्छादन पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 26 में है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का फेफड़ा कहते हैं? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या डी, भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों को। क्वेश्चन नंबर 27 में है, निम्नलिखित खाड़ी युग्मों में से किसे हारमुज जल डमरू मध्य जोड़ता है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। क्वेश्चन नंबर 28 में है, भूगोल मानव पारिस्थितिकी के रूप में की संकल्पना प्रतिपादित किया था किसने? तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या डी, H बैरोज ने। क्वेश्चन नंबर 29 में है, निम्नलिखित में कौन सी एक समुद्री जलधारा अन्य धाराओं से अलग है? तो आंसर यहाँ पर आपका सही होगा विकल्प संख्या डी, लेब्राडोर धारा। आपको बता दें कि सागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धारा कहते हैं। सागरीय गतियों में धाराएं सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक को गर्म और दूसरी को शीत धारा कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो और उत्तरी अंध महासागरीय गर्म धारा के उदाहरण हैं, जबकि लेब्राडोर की ठंडी धारा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्नलिखित में से किस एक को काली मिट्टी भी कहते हैं? तो काली मिट्टी किसको कहा जाता है? तो चेरनोजम को। विकल्प यहाँ पर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भीय चक्र का भाग है? तो भूगर्भीय चक्र का भाग कौन सा है? तो आंसर आपका होगा विकल्प संख्या सी, जलीय चक्र। क्वेश्चन नंबर 32 में है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है? तो आंसर यहाँ पर आपका होगा विकल्प संख्या बी, सवाना। क्वेश्चन नंबर 33 में है, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व में से निम्नलिखित में कौन एक यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या सी, मानस। क्वेश्चन नंबर 34 में है, उच्च श्रेणी के जैव स्तर में समाहित है, कौन समाहित है? तो आंसर यहाँ पर आपका ए सही होगा, जीव संख्या। क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्षा श्रेणी भारतीय उष्णकटिबंधीय वनों के लिए उपयुक्त है? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या बी, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 में है, निम्नलिखित में से कौन एक जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है नाइट्रिफिकेशन। आंसर यहाँ पर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में है, वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं है, विकास तीव्र, अनवरत और सतत होता है, यह कथन किस पर लागू होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या डी, वृष्टिमय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है, सागरीय धाराओं का उद्भव किससे संबंधित है? तो सागरीय धाराओं के लिए जो जिम्मेदार हैं वो सभी जिम्मेदार हैं, यानी कि विकल्प डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 में है, लवणता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, लवणता सीधे वर्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 में है, सेफर किसके पक्ष में थे? तो सेफर जो है वो सही जवाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या डी, सेफर जो है वो वैज्ञानिक सामान्यीकरण पर पक्षधर थे।
क्वेश्चन नंबर 41 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है? तो तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है व्यवहारवाद। आंसर यहाँ आपका सी सही हो जाएगा। व्यवहारवाद का सिद्धांत तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है। व्यवहारवाद का जन्म मात्रात्मक क्रांति तथा प्रत्यक्षवाद के प्रति असंतोष के फलस्वरूप हुआ था। व्यवहारवाद की संकल्पना का प्रादुर्भाव 1952 में ही क्रिक ने किया था। कार्य कारण का सिद्धांत, संरचनावाद और प्रकार्यवाद का संबंध प्रत्यक्षवाद से होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में है, स्थानांतरित खेती की अनिवार्य विशेषता क्या है? तो स्थानांतरित खेती की जो अनिवार्य विशेषता है वो है खेतों का चक्र। विकल्प यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर आपको सूर्य से निकटतम ग्रह पूछा गया है। आंसर आपका बी सही होगा, बुध। क्वेश्चन नंबर 44 में है, स्वतंत्र उद्योग वह होते हैं जिनके लिए कौन सी व्यवस्था आवश्यक होती है? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, परिवहन लागत तुलनात्मक रूप से महत्वहीन होती है। क्वेश्चन नंबर 45 में है, धान का उत्पादन करने वाले क्षेत्र संबंधित हैं कहाँ से? तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही होगा, अधिक जनसंख्या घनत्व से। धान का उत्पादन अधिक जनसंख्या घनत्व से संबंधित है। प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, ब्राज़ील, चीन, भारत इसके प्रमुख केंद्र होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो मनीला, फिलीपींस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 में है, क्वेश्चन नंबर 46 में है, सूची 1 और सूची 2 को आपको मैच करवाना है। एक तरफ आपको नगरीकरण की अवस्था और दूसरी तरफ उसका स्पष्टीकरण यानी कि उसकी परिभाषा दिया गया है। तो जब इसको आप मैच करेंगे तो आंसर आपका सही हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि 1 2 4 3। क्वेश्चन नंबर 47 में भी आपको 2 सूचियां दी गई हैं, दोनों सूचियों को आपको मैच करना है। मैच करने के बाद आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी। लेकिन ऐसे प्रश्नों को जो कल का वीडियो था जिसमें हमने आंकड़ों की बात किया था उसको एक बार आप ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 48 में है, प्रवास के परिणामों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्रवास के परिणामों के बारे में जो आंसर आपका सही होगा वो होगा विकल्प संख्या डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 में है, गोंडों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? तो गोंड जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो होता है कृषि करना, खेती करना। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। गोंडों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। इनका निवास क्षेत्र जो होता है वो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में है। इनके द्वारा कृषि, आखेट और पशुचारण तीनों किए जाते हैं। उपकरण इनके द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वो औजार साधारण होते हैं और गंदे किस्म के होते हैं। इनके यहाँ लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि देते हैं। ऐसा करने से ये लोग समझते हैं कि खेत की पैदावार कई गुना ज़्यादा होगी। और अगला और आज की हमारी इस अभ्यास सीरीज का आखिरी सवाल जो है वो है क्वेश्चन नंबर 50। नगरीय विकास के संदर्भ में प्राथमिकता का सिद्धांत उन देशों के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है जिसका, तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या ए। नगरीय विकास के संदर्भ में प्राथमिकता का सिद्धांत उन देशों के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है जिनकी तुलनात्मक रूप से सरल अर्थव्यवस्था और सरल स्थानिक ढांचा है। तो ये था भूगोल अभ्यास सीरीज में हमारे ये 50 महत्वपूर्ण सवाल। इसके आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।